नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल PW का मंथली मैगजीन समझते हुए रिवीजन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि फरवरी मंथ में बिहार में क्या क्या विकास हुआ था, कौन सी घटनाएं हुई थी और कौन सी योजनाएं लागू हुई थी। तो आज हम पार्ट 6 वीडियो है। कल हमने टॉपिक 5.14 कवर कर लिया था। आज हम 5.15 पढ़ेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अद्यतन आधार वर्ष 2024 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI श्रृंखला के नए आंकड़े जारी किए हैं। संबंधित तथ्य, इससे संबंधित तथ्य क्या है? तो इससे संबंधित तथ्य है हमारा पिछली श्रृंखला का आधार वर्ष 2012 था और यह वर्ष 2011-12 के उपभोग पैटर्न पर आधारित थी। नई श्रृंखला को वर्ष 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उपभोग बास्केट पर पुनर्गठित किया गया है। नई CPI श्रृंखला की विशेषता क्या है? तो नई CPI श्रृंखला की विशेषता खाद्य एवं पेय पदार्थों को भार घटाया गया और बेहतर प्रतिनिधित्व और व्यापार बाजारों कवरेज, ऑनलाइन बाजारों का समावेश और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक विस्तृत विश्लेषण और वैश्विक तुलनीयता। नेक्स्ट हमारा नई CPI बास्केट। इसके अंतर्गत आएगा हटाए गए आइटम और नए आइटम जोड़े गए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार घटाया गया, तो इसके बारे में जानेंगे। समग्र CPI में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार जो है 45.86% से घटा करके 36.75% कर दिया गया। बेहतर प्रतिनिधित्व। संशोधित CPI बास्केट में अधिक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सूचकांक वर्तमान उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करता है। व्यापक बाजार कवरेज क्या है? तो यह नई श्रृंखला देश भर के बाजारों से मूल्य श्रृंखला का विस्तार करती है। ऑनलाइन बाजारों का समावेश। पहली बार 12 ऑनलाइन बाजारों के मूल्यों को CPI गणना में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधित CPI श्रृंखला COI/COP 2018 ढांचे का अनुसरण करती है, जिसमें वैश्विक प्रथा के अनुरूप 12 उपभोग श्रेणियों को शामिल किया गया है। अधिक विस्तृत विश्लेषण और तुलनीयता। पहले 6 व्यापक समूहों से 12 विस्तृत विभाजन में परिवर्तन वर्गीकरण की गहराई को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति मानकों के साथ तुलनीयता में सुधार करता है। ठीक है, नई CPI बास्केट क्या है? इसमें नई CPI बास्केट के 358 वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, जबकि पिछले बास्केट में 299 वस्तुएं और सेवाएं थी। टैग आइटम कौन कौन से हैं CPI में? VCR, VCD, DVD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, CD या DVD कैसेट, पुराने कपड़े, नारियल का रेशा, रस्सी। नए आइटम कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो CPI में ग्रामीण आवास किराया पहली बार शामिल किया गया और ऑनलाइन मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाएं और मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पाद, जौ और संबंधित उत्पाद, पेन ड्राइव, बाह्य हार्ड डिस्क, अटेंडेंट और बेसी सीटर सेवाएं, व्यायाम उपकरण एवं स्वच्छ ईंधन CNG या PNG। संशोधन की आवश्यकता क्यों है? तो पुरानी आधार वर्ष और सर्वेक्षण डेटा। पुरानी CPI श्रृंखला वर्ष 2012 के आधार पर आधार वर्ष और वर्ष 2011-12 के सर्वेक्षण के उपभोग पैटर्न पर आधारित थी, जो अब वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। उदाहरण के लिए अब 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता है, जिससे स्वाभाविक रूप से भोजन पर उनका व्यय कम हो जाता है। समकालीन मुद्रास्फीति माप की आवश्यकता। पिछले एक दशक में भारत के उपभोग व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसके कारण अधिक समकालीन मुद्रास्फीति माप की आवश्यकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में, तो ये जो CPI समय के साथ परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की एक बास्केट की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
प्रकाशक कौन है सीपीआई का? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ठीक है, आवृत्ति है इसका सीपीआई मासिक रूप से जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2024 है। सीपीआई का आधार वर्ष कितना है? तो 2024। इसका प्रकार क्या है? तो औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई और कृषि कामगारों के लिए सीपीआई, ग्रामीण कामगारों के लिए सीपीआई और संयुक्त सीपीआई। औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई क्या है? यह श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित है। कृषि कामगारों के लिए सीपीआई श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित है। ग्रामीण कामगारों के लिए सीपीआई श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित है। यह विशेष रूप से ग्रामीण कामगारों के लिए मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है। यह जो है संयुक्त सीपीआई एनएसओ के द्वारा संकलित है। अर्बन चैलेंज फंड क्या है? चैलेंज फंड यूसीएफ यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की। यूसीएफ के बारे में आप जानेंगे। यूसीएफ क्या है? तो यह संबंधित मंत्रालय और यह जो अर्बन चैलेंज फंड आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी कुल केंद्रीय सहायता 1 लाख करोड़ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह जो फंड रेजिलिएंट उत्पाद, समावेशी एवं जलवायु संवेदी शहरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है, ताकि वे देश अगले चरण के आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक बन सकें। यूसीएफ को परियोजनाओं को ऋणदाता के लिए शुभ बनाकर और ऋणदाताओं और निजी भागीदारी के लिए जोखिम को कम करने, निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्त पोषण क्या है? तो यह फंड जो है किसी परियोजना की लागत का अधिकतम 25% तक सहयोग करेगा, बशर्ते कि कम से कम 50% राशि बाजार से जुटाई जाए। इससे किसी निजी भागीदारी का मार्ग स्पष्ट होगा। यह फंड जो है वित्त वर्ष 25-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा, जिससे कि आवश्यकता अनुसार वर्ष 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम से अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्र में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के शहरों तथा अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के छोटे शहरी निकायों को पहली बार बाजार से वित्त प्राप्त करने में मदद के लिए 5,000 करोड़ की क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पहली बार लिए गए ऋण पर 7 करोड़ रुपए या ऋण की राशि का 70% जो भी कम हो तक केंद्रीय गारंटी दी जाएगी। पहले ऋण के सफल भुगतान के बाद 7 करोड़ या ऋण राशि का 50% जो भी कम हो तक गारंटी दी जाएगी। इसे छोटे शहरों में पहली बार कम से कम 20 करोड़ रुपए और बाद में 28 करोड़ रुपए की परियोजना को सहायता मिलेगी। पात्र परियोजनाएं क्या हैं? यूसीएफ के तहत शहरों को 3 क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए समर्थन दिया जाएगा। शहरों का रचनात्मक विकास केंद्र के रूप में शहर, जल और स्वच्छता, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों और ऐतिहासिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, पुरानी अवसंरचना का उन्नयन, सार्वजनिक स्थानों और यातायात में सुधार, बाढ़ से सुरक्षा और मूल्यवर्धित वृद्धि के माध्यम से पुनर्विकास को व्यवहार्य बनाना। विकास केंद्र के रूप में शहर, आर्थिक केंद्रों को जोड़कर और प्रतिस्पर्धात्मक अवसंरचना में सुधार कर शहरों को आर्थिक इंजन बनाना। जल और स्वच्छता, पुरानी कर्मियों और संवेदनशील क्षेत्रों को दूर करना तथा संधारणीयता और पुनः उपयोग के माध्यम से पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना। देश के सभी शहर अर्बन चैलेंज फंड के तहत पात्र हैं। ब्रह्मपुत्र द्वीन रेल टनल परियोजना, ये क्या है? तो केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे
देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। किसने प्रदान किया स्वीकृति? तो केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल परियोजना का निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इससे संबंधित तथ्य क्या है? तो इससे संबंधित तथ्य है विश्व की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना होगी। यह परियोजना के बारे में यह जो है 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन की अभिगम नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना है, जिसमें नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल शामिल है। मोड क्या है? यह अवसंरचना परियोजना 18,662 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन मोड में विकसित की जाएगी। यह मार्ग जो है असम में NH 15 पर स्थित गोहपुर को NH 775 पर स्थित नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, जिससे कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी वर्तमान 240 किलोमीटर से घट करके मात्र 74 किलोमीटर रह जाएगी। इसका लाभ क्या है इस परियोजना का? इस परियोजना का लाभ है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। इससे जो माल परिवहन की दक्षता में वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी तथा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। परियोजना पूर्ण होने पर यह जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी सुदृढ़ करेगी तथा व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए अवसर को सृजित करेगी। इस परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा तथा आसपास के क्षेत्र में विकास, प्रगति एवं समृद्धि के नए आयाम खुलेंगे। ठीक है। भारत विस्तार AI संचालित कृषि अवसंरचना पहल क्या है? तो भारत विस्तार AI पावर्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। भारत विस्तार जो है किसानों को देश भर में सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के द्वारा विकसित एक AI संचालित कृषि अवसंरचना पहल है, AI पावर्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। ठीक है। जो मुख्य बिंदु क्या है इसका, भारत विस्तार AI संचालित कृषि अवसंरचना पहल का? तो इसका मुख्य बिंदु है कि भारत विस्तार का जो उद्घाटन है 17 फरवरी 2026 को जयपुर में किया गया था और यह वॉइस फर्स्ट AI पर बल देता है। ठीक है, जिससे कि फीचर फोन उपयोगकर्ता भी टेलीफोन के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच सके। प्रथम चरण में जो महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। बिहार भारत विस्तार के आधिकारिक लोगों को अपनाने और इसे बिहार कृषि मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। कौन पहला राज्य बना है? बिहार भारत विस्तार के आधिकारिक लोगों को अपनाने और इसे बिहार कृषि मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। यह पहल जो है क्रमिक रूप से अन्य राज्यों और भारतीय भाषाओं तक विस्तारित होगी तथा इसका लक्ष्य देश भर के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल कृषि नेटवर्क विकसित करना है। ठीक है। भारत विस्तार के बारे में जानेंगे। ये जो भारत विस्तार है यह एक AI संचालित कृषि बहुभाषी उपकरण है जो किसानों को उनकी मातृभाषा में मोबाइल या साधारण फोन कॉल के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। यह उपकरण जो है फसल योजना, कृषि पद्धति, कीट प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, बाजार योजनाओं की जानकारी, पात्रता आवेदन तथा शिकायतों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह किसान के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु एक एकल डिजिटल पुरस्कार के रूप में कार्य करता है। यह कृषि क्षेत्र में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग कर केंद्र, राज्य सरकार
और सहकारी प्रणालियों के विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत कर व्यक्तिगत सलाह प्रदान करती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 यह क्या है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया फंड जो है आप फंड्स 2.0 बनाया जाए। ये क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो फंड्स है फंड 2.0 या 10,000 करोड़ रुपए का सरकार समर्थित कोष है, जिसे कि वर्ष 2026 में भारतीय स्टार्टअप्स में दीर्घकालीन घरेलू वेंचर कैपिटल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किया गया है। यह स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत वर्ष 2016 में शुरू किए गए पहले फंड और फंड्स फॉर स्टार्टअप्स पर आधारित है। नोडल मंत्रालय क्या है? तो यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित की जाती है तथा इसका कार्यान्वयन सिडबी के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के स्टार्टअप विकास के अगले चरण को गति देना, घरेलू वेंचर कैपिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। वित्त पोषण तंत्र क्या है? तो FOF 2.0 फंड ऑफ फंड्स मॉडल का अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत सरकारी पूंजी को SEBI पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश किया जाता है, जो आगे पात्र स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। यह दृष्टिकोण पेशेवर फंड प्रबंधन और व्यापक पूंजी संग्रह सुनिश्चित करता है। लाभार्थी इसे जो है स्टार्टअप्स फंड ऑफ फंड्स को से क्या लाभ मिलेगा? इसके लाभार्थी कौन होते हैं? प्रारंभिक विकास और टेक स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिक आधारित विनिर्माण उद्यम, प्रमुख महानगरों से बाहर के स्टार्टअप्स। ठीक है, यह जो छोटे और उभरते AIFs जिसमें एंकर कैपिटल समर्थन की आवश्यकता होती है। इसका महत्व क्या है? तो FFS 1.0 पर आधारित, जिसने कि 1370 से अधिक स्टार्टअप्स में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को उत्प्रेरित किया। AI, रोबोटिक्स, बायोटेक, क्लीन टेक और उन्नत विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देता है। आर्थिक लचीलापन, रोजगार सृजन और विकसित भारत 2047 के तहत भारत को भी वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के लिए लक्ष्य को सुदृढ़ करता है। OpenAI TCS कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना हेतु रणनीतिक साझेदारी, ये क्या है? तो इसमें ठीक है, ये जो अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान OpenAI ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी किया और TCS के हाइपर वोल्ट डेटा सेट व्यवसाय के पहला ग्राहक बन गया है। जो है क्या है? पहला ग्राहक बन गया है। मुख्य बिंदु क्या है इसका? यह सहयोग 100 मेगावाट की AI तैयार डेटा सेंटर क्षमता के साथ प्रारंभ होगी, जिससे कि विश्व भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संरचना के निर्माण होते हैं। OpenAI की $500 अरब की वैश्विक स्टारगेट पहल के अंतर्गत 1 गीगावाट तक विस्तारित किया जा सकता है। इसका मुख्य बिंदु है कि भारत में अपने विस्तार के तहत OpenAI नई दिल्ली में अपनी मौजूदा उपस्थिति के अतिरिक्त मुंबई और बेंगलुरु में नए कार्यालय खोलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इसका जो लक्ष्य भारत में डेटा रेजिडेंसी अनुपालन तथा कम विलंबता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित और AI तैयार और संरचना विकसित करना है, और विशेष करके सरकार और मिशन क्रिटिकल कार्यभारों के लिए। TCS OpenAI के प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लेने वाला अमेरिका के बाहर का पहला संगठन बनेगा, जबकि OpenAI भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को 1 लाख से अधिक GPT Azure
लाइसेंस प्रदान करेगा। टाटा समूह अपने कार्यबल में ChatGPT एंटरप्राइज पर व्यापक कार्यान्वयन की भी योजना बना रहा है, जिसकी शुरुआत TCS के लाखों कर्मचारी से होगी, जिससे कि यह विश्व के उद्यम स्तर तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बनता है। हाल व्यापक सूचकांकों के लिए आधार वर्ष संशोधित किया गया। यह क्या है? हाल व्यापार सूचकांक के लिए आधार वर्ष संशोधित किया गया, इसके बारे में जानेंगे। यह जो है वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय है। भारत के माल व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष 2012 और 2013 से संशोधित करके 2022 और 2023 कर दिया। ठीक है, माल व्यापार सूचकांक के बारे में जानेंगे। ये माल व्यापार सूचकांक क्या है? ये जो है वस्तु माल व्यापार सूचकांक समय के साथ निर्यात और आयात की जाने वाली भौतिक वस्तुओं की कीमत और मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। व्यापार की शर्तों और वास्तविक GDP वृद्धि की गणना के लिए ये सूचकांक आवश्यक है। उदाहरणों में आयात इकाई मूल्य सूचकांक, मात्रा सूचकांक और द्विपक्षीय क्षेत्रीय व्यापार सूचकांक शामिल हैं। आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष जो है एक संदर्भ आधारित वर्ष होता है, जिसे कि 100 का सूचकांक मान दिया जाता है, जिससे का उपयोग बाद की अवधियों में कीमतों या मात्राओं में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आधार वर्ष का? तो इसका उपयोग जो है वस्तु व्यापार सूचकांक जैसे निर्यात और आयात इकाई मूल्य सूचकांक, मात्रा सूचकांक और व्यापार की शर्तों को गणना करने के लिए। इन सूचकांकों का उपयोग जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन राष्ट्रीय लेखा प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के आकलन, भुगतान संतुलन विश्लेषण और बाह्य क्षेत्र के आकलन के लिए किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया क्या है? तो आधार वर्ष का चयन आर्थिक स्थिरता और प्रचलित व्यापार पैटर्न की प्रतिनिधि क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस वर्ष के व्यापार मूल्यों के अनुसार लास्पेयर सूचकांक पद्धति का उपयोग करके भार निर्धारित किए जाते हैं। संशोधन की आवश्यकता क्या है इसमें? तो व्यापार संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन करना, नीतिगत प्रासंगिकता में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य। और इसमें क्या है? व्यापार संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन, तो तकनीकी प्रगति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तनों के कारण भारत के निर्यात और आयात बास्केट के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। नीतिगत प्रासंगिकता में सुधार किया है। आदतन भार मूल्य परिवर्तन और व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के मापन में सटीकता बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य, यह क्या है? समय समय पर संशोधन के कार्य प्रणाली में सुधार और वैश्विक सांख्यिकी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अनुरूपता सुनिश्चित होती है। ठीक है, संयुक्त वैश्विक सड़क सुरक्षा क्या है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान, ये क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष दूत जिम टॉड ने 24 फरवरी 2026 को भारत में UNGCDECO ग्लोबल कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी का शुभारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसका सड़क सुरक्षा संबंधी किसका शुभारंभ किया है? तो विशेष दूत जिम टॉड ने। ये कौन है? विशेष दूत जिम टॉड ने 24 फरवरी 2026 को भारत में किसका शुभारंभ किया है? तो UNGCDECO ग्लोबल कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान UN रोड सेफ्टी फंड के द्वारा समर्थित सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर रोड सेफ्टी इन इंडिया, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच नामक एक परियोजना भी शुरू की गई है। ठीक है, यह पहल जो है भारत के 4 शहरों नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई
बेंगलुरु में संचालित की जाएगी। सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी नामित हस्तियों के समूह में शामिल किया गया। किसको? सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसमें शामिल किया गया? तो ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है। उन्होंने सड़क सुरक्षा के सरल और प्रभावी नियमों के समर्थन में 16 वैश्विक प्रतीकों और राष्ट्रीय ओलंपिक चैंपियनों के साथ इस अभियान में शामिल हुए। कौन शामिल हुए थे? सचिन तेंदुलकर ने। किस अभियान में शामिल हुए थे? सरल और प्रभावी नियमों के समर्थन में 16 वैश्विक प्रतीकों और राष्ट्रीय ओलंपिक चैंपियनों के साथ इस अभियान में शामिल हुए थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान में इस विशेष दूत की यात्रा के बारे में कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष दूत जिम टॉड ने 24 फरवरी तक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के दौरे पर रहे। उनकी यह यात्रा जो है माराकेश घोषणा की 11 माह बाद हुई, जिसने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में सड़क सुरक्षा के लिए सेकेंड डेकेड ऑफ एक्शन की गति देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसका उद्देश्य था वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों की संख्या को आधा करना। इसका उद्देश्य क्या था? 2030 तक जो सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको आधा करना था। ठीक है। मेकअप सेफ्टी स्टेटमेंट के अभियान के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है मेकअप सेफ्टी स्टेटमेंट अभियान? तो यह जो है एक सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, जोखिम कारकों को कम करने और तथा विश्व भर में सुरक्षित, समावेशी और सतत सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया। ठीक है। इस पहल में जो है विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल होकर लोगों से सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने, गति सीमा के भीतर वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने जैसे सरल और प्रभावी कदमों को अपनाने का समर्थन किया है। कार्रवाई का आह्वान क्या है? कॉल टू एक्शन। तो यह जो है सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के नए दशक के संदेश को आगे बढ़ाते हुए एक आह्वान है, जिसका लक्ष्य क्या होता है? 2030 तक सड़क दुर्घटना से जुड़े पीड़ितों की संख्या को आधा करना। ठीक है। घोषणा क्या है इसका? मेक सेफ्टी स्टेटमेंट का घोषणा। इसकी जो घोषणा 2022 में वैश्विक सड़क सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई थी। ठीक है। वर्ष 2026 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र में JCPOA के वैश्विक सहयोग के माध्यम से यह अभियान 80 देशों और 1000 शहरों में प्रदर्शित किया जा चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में यूएन रोड सेफ्टी फंड परियोजना को। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में यूएन रोड सेफ्टी फंड परियोजना का उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो सड़क सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जाए और इसे यूएन रोड सेफ्टी के माध्यम से वित्त पोषित भी किया गया है। ठीक है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और UNSCAP के तकनीकी सहयोग से लागू किया जा रहा है। ठीक है। भारत में सड़क सुरक्षा क्या है? भारत में जो सड़क सुरक्षा एक जो है प्रमुख स्वास्थ्य चिंता जन की स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 1,53,972 लोगों की मृत्यु होती है और मृत्यु दर जो है 15.4 प्रति 1 लाख है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये सब डेटा रिकॉर्ड किया गया है। जो पैदल यात्री हैं, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल सवार विशेष रूप से सुबह हैं और कुल मृत्यु का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से संबंधित है। भारत का जो सड़क नेटवर्क है 6.6 मिलियन किलोमीटर से अधिक विस्तृत है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। इसे चुनौती बड़ी है, परंतु इसका समाधान संभव है। बेहतर अवसंरचना, यातायात कानूनों का कड़ाई से पालन,
हेलमेट और सीट बेल्ट का व्यापक उपयोग तथा उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली हर वर्ष हजारों जानें बचा सकती है। संयुक्त राष्ट्र विनियम संख्या 22 के अनुरूप प्रमाणित गुणवत्ता हेलमेट मृत्यु के जोखिम को 6 गुना से अधिक और गंभीर मस्तिष्क चोट के जोखिम को लगभग 74% तक कम कर देते हैं। ठीक है। विशेष दूत के द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई सेफ एंड अफोर्डेबल हेलमेट्स इनिशिएटिव का उद्देश्य ये था $20 से कम कीमत पर उन्हें हेलमेट को उपलब्ध कराना ताकि जीवन रक्षक सुरक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके। कितना डॉलर कम कीमत पर हेलमेट उपलब्ध कराना है? $20 पर। ठीक है। AI एग्री शिखर सम्मेलन 2026 क्या था? AI फूड एग्री शिखर सम्मेलन 2026। AI फूड एग्री शिखर सम्मेलन 2026 इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के उप आयोजन के रूप में मुंबई से आयोजित किया गया है। ठीक है। AI एग्री शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में यह जो कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर विशेष रूप से केंद्रित एक वैश्विक सम्मेलन एवं निवेशक शिखर सम्मेलन है। स्थान के आयुक्त जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। आयोजक इसका कौन है? तो महाराष्ट्र सरकार की द्वारा आयोजित तथा यह राष्ट्रीय AI रणनीति और वैश्विक साझेदारियों के अनुरूप है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है AI संचालित कृषि प्रौद्योगिकी एवं समाधानों में निवेश को प्रोत्साहित करना, कृषि मूल्य श्रृंखला में AI के अंगीकरण पर वैश्विक विमर्श को दिशा देना, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समावेशी, उत्तरदायी और विस्तार योग्य AI समाधानों को बढ़ावा देना। प्रमुख घोषणाएं क्या है? तो इस शिखर सम्मेलन में AI को भारत की अगली कृषि क्रांति का प्रेरक तत्व बताया गया है। ठीक है। मुख्य प्रस्तावों में राष्ट्रीय कृषि AI अनुसंधान नेटवर्क तथा संगठित कृषि डेटा कॉमन्स की स्थापना शामिल थी। आर्थिक प्रभाव क्या है इसका? तो आर्थिक प्रभाव है इसका कृषि में AI उपयोग से अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष अनुमानित 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि संभव है। AI उपकरण क्या है? सरकार ने जो है AI उपकरण सरकार ने एग्री परम नामक AI मॉडल को रेखांकित किया जो कि 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही शीघ्र ही भारत विस्तार नामक बहुभाषीय परामर्श उपकरण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। AI के साथ विश्व का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड क्या? वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड विद AI संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ की घोषणा की। किसने घोषणा की इसका? संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक में। ठीक है। सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानिए। ये क्या है? तो इसे कोर 42 के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है जो कि AI और टेक्नोलॉजी समूह G42 की सहायक कंपनी है। यह क्या है? G42 की क्या है? सहायक कंपनी है। कौन? AI और टेक्नोलॉजी समूह G42। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि UAE को सुरक्षित और संप्रभु डिजिटल वित्त के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और उसे नवोन्मेषी वित्तीय सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है। इसका महत्व क्या है?
सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसका मतलब है कि अधिकांश क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो वैश्विक प्रदाताओं के द्वारा संचालित होती है और जिनका डेटा अक्सर उन न्यायिक क्षेत्रों से दूर संग्रहित होता है जो उन्हें विनियमित करते हैं। सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्णतः पृथक और केंद्रीकृत संरचना पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा यूएई की कानूनी और सुरक्षा सीमा के भीतर ही सुरक्षित रहे। अब हम लोग पर्यावरण एवं भूगोल के बारे में जानेंगे। पर्यावरण और भूगोल से रिलेटेड करेंट अफेयर्स जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आइए देखते हैं। भारत के जो नए रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड, ये क्या है तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ढांड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस साल 2026 में किसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है तो पटना का पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के एटे जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ढांड। ठीक है, इन दो स्थलों से जुड़ने के साथ ही भारत दो स्थलों के जुड़ने के साथ ही जो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई 98, और पहले कितनी थी 96 थी 96, अब 98 हो गई है। ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य अवस्थित, इसकी स्थिति कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, वहाँ पे इसकी स्थिति पटना पक्षी अभयारण्य की, और यह जो है 97वां रामसर स्थल है। ठीक है, इसको पटना पक्षी अभयारण्य को 97वें रामसर स्थल में इसको ऐड किया गया। यह जो है मीठे पानी के आर्द्र भूमियों, वनों और घास भूमियों से बना हुआ है तथा इसके चारों ओर कृषि क्षेत्र है। यह जल पक्षी की आबादी के संरक्षण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, और ये छारी ढांड क्या है तो छारी ढांड जो है कि गुजरात, इसका स्थिति गुजरात का कच्छ जिला है और यह 98वां रामसर स्थल है। ठीक है, यह एक मौसमी लवणीय आर्द्र भूमि है जो कि कच्छ के प्रसिद्ध बनी घास भूमि और लवणीय मैदानों के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है तो लवणीय घास प्रसिद्ध बनी घास भूमि और लवणीय मैदानों के बीच स्थित है। ठीक है, यह जल पक्षी के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल है जहाँ के अत्यंत संकटग्रस्त सोसिएबल लैपविंग, संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड तथा वैश्विक विशेष रूप से प्रतिवर्ष लगभग 30,000 कॉमन क्रेन जैसे पक्षियों को पोषित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। रामसर स्थल क्या है तो यह जो है रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ है जिन्हें कि आर्द्र भूमि अभिसमय के अंतर्गत नामित किया गया है। ठीक है, रामसर अभिसमय के अनुसार वे आर्द्र भूमियाँ जो कि कुछ मानदंड जैसे कि समृद्ध जैव विविधता की उपस्थिति, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास या दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी को पूरा करती है, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किन्हें रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है तो वे आर्द्र भूमियाँ जो कुछ मानदंड जैसे कि समृद्ध जैव विविधता की उपस्थिति, यानी कि वहाँ की जो जैव विविधता हो समृद्ध हो, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास, जो प्रवासी पक्षी हैं जो दूसरे देश से आते हैं वहाँ पे रहते हैं कुछ समय के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण पर्यावास हो, दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी, वहाँ पे जो दुर्लभ प्रजाति रहते हैं जो इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उन्हीं को किस स्थल में रखा जाता है, रामसर स्थल की घोषित किया जा सकता है। ठीक है, रामसर अभिसमय क्या है इसके बारे में देखते हैं।
कि आर्द्रभूमि अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है जो कि आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह अभिसमय वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया है और वर्ष 1975 में प्रभाव में आया है। ठीक है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना। यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो इसमें जो है रामसर अभिसमय यूनाइटेड किंगडम पहले रामसर स्थल 1976 में नामित किए गए थे। यानी कि जो रामसर अभिसमय सबसे पहले कहाँ नामित किए गए थे? तो यूनाइटेड किंगडम में। कब? 1976 में। 1976 में। ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में इसको मनाया भी जाता है। आर्द्रभूमि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। भारत में जो है सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत में अब क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे अत्यधिक रामसर स्थल की संख्या कहाँ है? तो तमिलनाडु में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अब हम लोग मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ष 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र में अंतर्गत विचार हेतु नामित किया है। ठीक है। मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जानेंगे। क्या है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज? तो मेघालय में विशेषकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? खासी और जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में। ये जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित किए गए पुल हैं लिविंग रूट ब्रिज और इन रबर फीड वृक्ष की हवाई जड़ों की नदियों और जलधाराओं के आर पार मार्गदर्शित करके बनाया जाता है। स्थानीय रूप से इनको जिनकियांग जरी लुइस चाई कहा जाता है। ठीक है। किसको? लिविंग रूट ब्रिज को, जो कि एक अद्वितीय जीवित सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारंपरिक पुलों के विपरीत ये सजीव होते हैं। समय के साथ पारंपरिक पुलों के विपरीत ये सजीव होते हैं, समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं तथा 100 और 300 वर्ष तक टिक सकते हैं। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज इन्हें जो खासी और जयंतिया जनजातीय समुदायों के द्वारा पीढ़ियों से हस्तांतरित पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के आधार पर विकसित और संरक्षित किया जाता है। ये मेईरमेव यानी मदर अर्थ के प्रति श्रद्धा से जुड़े हैं, जो कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाते हैं। सत्यता क्या है? तो जलवायु सहिष्णु, स्वयं मरम्मत करने वाले और पर्यावरण अनुकूल, इनमें कंक्रीट, स्टील या बाह्य सामग्री का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। इस पुल में किसका उपयोग नहीं होता है? कंक्रीट, स्टील तथा बाह्य सामग्री, बाहरी सामग्री का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। सामुदायिक प्रबंधन स्थानीय संस्थाओं और पारंपरिक कानूनों के माध्यम से इनका प्रबंधन होता है, जिससे सामूहिक स्वामित्व और संरक्षण सुनिश्चित होता है। अब हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी में करंट में न्यूज में क्या कह रहा है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या था न्यूज में। हेवन फर्स्ट विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन। हेवन फर्स्ट जो है विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसे कि वर्ष 2027 की शुरुआत में SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसे अमेरिकी अंतरिक्ष स्टार्टअप वास्ट के द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा में एक वाणिज्यिक आउटपोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किसमें विकसित किया जा रहा है?
वाणिज्यिक आउटपोस्ट के रूप में निम्न पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, यह परियोजना जो है नासा की वाणिज्यिक निम्न पृथ्वी कक्ष का गंतव्य पहल के अंतर्गत समर्थित है तथा इसे स्पेस एक्स के साथ सहयोग शामिल है। ठीक है, यह परियोजना जो है नासा की वाणिज्यिक निम्न पृथ्वी कक्षा गंतव्य पहल के अंतर्गत समर्थित है तथा इसमें स्पेस एक्स के साथ सहयोग शामिल है। प्रारंभिक चरण में ह्यूमन फर्स्ट को बिना चालक दल के प्रक्षेपित किया जाएगा और यह स्वायत्त रूप से कार्य करेगा। भविष्य में जो है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के माध्यम से मानवयुक्त मिशनों की योजना है। यह स्टेशन वास्ट की लॉन्ग बीच सुविधा की एकीकरण और परीक्षण के चरण में है, जहां जीवन रक्षक ऊर्जा और संचार प्रणालियां स्थापित की जा रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वर्ष 2030 के आसपास संचालन समाप्त होने की संभावना है। ऐसे में ह्यूमन फर्स्ट जैसी निजी कंपनी के द्वारा निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में अनुसंधान और वाणिज्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। यह पहल जो है भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन, निजी मिशनों तथा नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। बायोफार्म शक्ति क्या है? बायोफार्मा शक्ति तो केंद्रीय बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत को जैविक औषधि के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है। बायोफार्मा शक्ति के बारे में जानेंगे। बायोफार्मा शक्ति क्या है और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बायोफार्मा शक्ति का अर्थ है ज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नति की रणनीति। ठीक है, वित्तीय प्रावधान क्या है? तो इस योजना के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह योजना उन्नत बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के घरेलू उत्पादन के लिए एक समग्र इकोसिस्टम विकसित करने, स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने और औद्योगिकी प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है। नोडल मंत्रालय क्या है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग। लक्षित रोग क्या है? यह कार्यक्रम बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करके कैंसर, मधुमेह, ऑटोइम्यून विकारों जैसे घर संचारी रोगों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये शामिल औषधियाँ इसमें क्या क्या है? तो बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स। बायोलॉजिक्स जो है योजना का विशेष जोर जैविक दवाओं के घरेलू विनिर्माण पर है, जो जीवित जीवों या उनके घटकों जैसे कि प्रोटीन और जीन से प्राप्त जटिल दवाएं होती हैं। बायोसिमिलर्स क्या होता है? कि इस योजना का उद्देश्य बायोसिमिलर्स के उत्पाद को बढ़ाना भी है, जो कि स्वीकृत जैविक दवाओं के अत्यधिक समान संस्करण होते हैं और किफ़ायती उपचार विकल्प प्रदान करते हैं। विनिर्माण जटिलता क्या है? इन दवाओं में शुद्धिकरण, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी उन्नत प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है। अब हम अग्नि 3 मिसाइल। भारत ने 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे कि इसकी पूर्ण परिचालन तत्परता की पुष्टि हुई है। अग्नि 3 मिसाइल के बारे में जानेंगे। ये क्या है? अग्नि 3 जो है एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अग्नि मिसाइल श्रृंखला के अंतर्गत भारत की स्थल आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर, जिससे कि विस्तृत क्षेत्रीय लक्ष्यों को कवर किया जा सकता है। इसका प्रणोदन क्या है? दो चरणीय ठोस ईंधन वाला मिसाइल, जो त्वरित प्रक्षेपण, तत्परता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
पेलोड क्षमता क्या है? तो पारंपरिक परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। मार्गदर्शन प्रणाली गाइडेंस सिस्टम तो उच्च सटीकता प्रदान करने वाली उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है। प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म रोड मोबाइल लॉन्चर जो कि उत्तरजीविता और लचीलेपन को बढ़ाता है। इसका महत्व क्या है? तो रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक सिद्धांत के अंतर्गत लंबी दूरी के प्रतिकूल खतरों को रोकने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। द्वितीय प्रहार क्षमता सुनिश्चित करता है। परमाणु हमले की स्थिति में उत्तरजीविता और प्रतिक्रिया विकल्पों में सुधार करता है। मिसाइल स्पेक्ट्रम को पूर्ण करता है। यह जो है अग्नि फर्स्ट से अग्नि 5 का पूरक है जो कि 700 से 5000 किलोमीटर की रणनीतिक रेंज बैंड को कवर करता है। सत्या पोर्टल क्या है? सत्या पोर्टल के बारे में जानें। श्री जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 9 फरवरी 2026 को STQC लैब और ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया। पोर्टल के बारे में जानेंगे। तो इसे जो है CDAC द्वारा मानकीकरण प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए विकसित किया गया है। यह परीक्षण जो है प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण सेवाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। इसका महत्व क्या है? तो इसे CDAC के द्वारा मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए विकसित किया गया है। यह परीक्षण प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण महत्व के बारे में जानना था। तो इस लैब ऑटोमेशन पोर्टल की शुरुआत के साथ STQC ने अपनी सेवाओं को एक एकीकृत सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है जिससे नागरिकों, उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSME तथा सरकारी विभागों को लाभ होगा। यह डिजिटल इंडिया न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है। प्रमाणन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से सत्या पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ बनाते हुए उसे अधिक सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाता है। अमरावती बनेगा भारत की पहली क्वांटम वैली। आंध्र प्रदेश के उदंडरा यूनिपालय में अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य जो है राज्य को क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाना है। क्वांटम वैली परियोजना के बारे में जानेंगे। क्या है क्वांटम वैली परियोजना? तो यह परियोजना कंप्यूटिंग, सेंसिंग, संरचना, संचार तथा सामग्री अनुसंधान को समाहित करते हुए एक समेकित कार्यतंत्र विकसित कर अमरावती को क्वांटम प्रौद्योगिकी की वैश्विक राजधानी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती है। क्वांटम पर इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है कि यह कंप्यूटिंग, सेंसिंग, संचार तथा सामग्री अनुसंधान को समाहित करते हुए एक समेकित कार्यतंत्र विकसित कर अमरावती को क्वांटम प्रौद्योगिकी की वैश्विक राजधानी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती है। इसकी वैश्विक स्थिति क्या है? तो यह पहल जो है सिलिकॉन वैली जैसे कि वैश्विक तकनीकी क्लस्टरों के मॉडल पर आधारित है जिसका उद्देश्य अमरावती को विश्व के अग्रणी क्वांटम केंद्रों के समक्ष स्थापित करना है। इसका संस्थागत समन्वय क्या है? तो यह उद्योग जो है शिक्षाविदों और सरकार को एक साझा मंच पर लाकर नवाचार और तकनीकी नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। अवसंरचना और इकोसिस्टम विकास क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा। इस परिसर में भारत का पहला 133 qubit क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है जिसे परियोजना के प्रारंभिक चरण में स्थापित किए जाने की अपेक्षा है। नवाचार केंद्र क्या है? यह एक अवसंरचना और इकोसिस्टम विकास का नवाचार केंद्र। यह वैली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, विनिर्माण और कौशल विकास का केंद्र बनेगी। हार्डवेयर तक पहुंच। यह जो है क्वांटम नर्व सेंटर के रूप में कार्य करेगी जहां क्वांटम हार्डवेयर और उन्नत अनुसंधान और संरचना तक पहुंच उपलब्ध होगी। क्वांटम प्रौद्योगिकी
वैज्ञानिक आधार क्वांटम प्रौद्योगिकी उप परमाणु परिघटनाओं जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करती है, जिससे कि पारंपरिक प्रणालियों से परे कंप्यूटिंग और सेंसिंग क्षमताएं संभव होती है। संगणकीय लाभ क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर अत्यंत जटिल समस्याओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से हल कर सकते हैं, विशेषकर ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन संबंधी कार्यों में। इसका अनुप्रयोग क्या है? संभावित उपयोगों में दवा की खोज, रोग निदान, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि उपज का अनुमान और वित्तीय सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय नीतिगत पहल क्या है? तो भारत का 6,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग प्रणालियों के स्वदेशी विकास को समर्थन प्रदान करता है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।